अंडरवर्ल्ड का नाम लेने पर सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है डी कहे तो दाऊद, यानी कि दाऊद इब्राहिम, डॉन नंबर 1। लेकिन डॉन नंबर 2 के रूप में नाम शुमार है 1960 में पैदा हुए महज 5 फीट 3 इंच के इस व्यक्ति का। 80 के दशक में टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ये शख्स देखते ही देखते महज 20 साल में मुंबई के डॉन बन गए। ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की गैंग को ज्वाइन किया, बल्कि पुलिस के साथ मारपीट, मर्डर, तस्करी और जबरन वसूली करने के साथ साथ मुंबई में 122 इल्लीगल पब तक चलाता रहा। दाऊद के साथ दुबई में उस समय की बॉलीवुड अदाकाराओं के साथ मौज मस्ती करता रहा और डी कंपनी का हेड बना रहा। दाऊद के साथ इनके संबंधों का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जब हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में जिनके नाम की तूती बोलती थी, उन्होंने ये कहा था कि दाऊद इब्राहिम देशद्रोही है, तो इस बात पर दाऊद का सपोर्ट करते हुए इस व्यक्ति ने कहा कि भाई को ठाकरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो देशद्रोही है या नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इतने करीबी होने के बावजूद 1993 में हमले के बाद डी कंपनी के कुछ ही लोगों ने इन्हें काफिर बोला, मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि ये शख्स अपने ही लोगों के डर से गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, यहाँ तक कि देश छोड़ देश भागने को मजबूर हो गया। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर कब, कहां और कैसे इस व्यक्ति की मुलाकात दाऊद से हुई, और ऐसा क्या हुआ कि दाऊद का राइट हैंड कहा जाने वाला ये शख्स दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन और सीबीआई का खुफिया एजेंट बन गया। जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, कहानी को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1959 से, जब मुंबई के चेंबूर में रहने वाले मराठी परिवार में एक बालक का जन्म होता है। इनका नाम रखा जाता है राजेंद्र सदाशिव निकलजे। राजेंद्र ने 5th क्लास तक तिलक नगर के स्कूल से पढ़ाई की। पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कुछ समय के बाद बमुश्किल 19 साल की उम्र में उसने वहां के लोकल गुंडे जगदीश शर्मा की गैंग को ज्वाइन करके इल्लीगली सिनेमा के टिकट बेचना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच 1979 में पुलिस को इस इल्लीगल मार्केट के बारे में पता चलता है और पुलिस टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले सभी लोगों पर रेड करती है और लाठी चार्ज कर देती है, जिसमें राजेंद्र भागने की जगह पुलिस की लाठी लेकर उसे ही उल्टा मारने लगता है और पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में पहली बार राजेंद्र को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ महीने के बाद ही ये जेल से निकल जाते हैं। इसके जेल से निकलते ही वहां के जो लोकल गैंग थे वो सभी राजेंद्र को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थे और फिर लगभग 3 साल तक इसने एक के बाद एक कई गैंग के साथ काम किया। क्राइम करने के साथ साथ उसने फिर से टिकट की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू कर दी। अब इसके बाद होता क्या है कि मुंबई के विक्रोली इलाके में टिकट ब्लैक करते टाइम राजेंद्र की मुलाकात चेंबूर के तिलक नगर इलाके के एक गैंगबाज राजन महादेव नायर उर्फ बड़ा राजन से होती है। ये साउथ का एक लड़का था जो दाऊद इब्राहिम का बहुत ही खास व्यक्ति था और जुर्म की दुनिया का उस्ताद था। कहते हैं कि 70 और 80 के दशक में मुंबई में इसका सिक्का चलता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और फिर राजेंद्र बड़े राजन को अपना गुरु बना लेता है और अब दोनों साथ में रहकर सारे इलीगल काम करने लगते हैं। बड़ा राजन दाऊद इब्राहिम के जमीन संबंधी विवाद देखता है और बिल्डर से फिरौती वसूलता है। इतना ही नहीं, फिरौती के बदले में बड़ा राजन इन बिल्डर्स को सिक्योरिटी भी देता था। बड़ा राजन के इस काम में राजेंद्र इसकी मदद करने लगा। अब यहाँ होता क्या है कि काफी समय पहले बड़ा राजन ने अपने गैंग में अब्दुल कुंजू नाम के एक गुर्गे को शामिल किया था, जो बड़ा राजन की माशूका से शादी करके भाग गया था। तो तब से लेकर अब तक इनके बीच दुश्मनी बनी हुई थी और बड़ा राजन अब्दुल कुंजू को मारने की फिराक में था। जब ये बात राजेंद्र को पता लगती है तो दोनों मिलकर अब्दुल कुंजू का मर्डर करने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन इसी बीच इन दोनों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और बड़ा राजन को एक केस के चलते पुलिस द्वारा अरेस्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अब्दुल कुंजू भी पठान गैंग के साथ मिलकर बड़ा राजन को मारने का प्लान बनाता है और जब सितंबर 1983 में बड़ा राजन को कोर्ट लेकर जाया जाता है तो अब्दुल कुंजू पठान भाइयों के साथ मिलकर अदालत के बाहर बड़ा राजन को गोली मार देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब बड़ा राजन की मौत के बाद इस गैंग का लीडर बनता है राजेंद्र। लीडर बनते ही छोटा राजन चेंबूर के उस इलाके में बंद का ऐलान कर देता है, घरों और दुकानों में ताले डलवा देता है ताकि अब्दुल कुंजू को आसानी से पकड़ा जा सके
और फिर इस तालाबंदी के बाद राजेंद्र सदाशिव निकलजे का नाम पड़ता है छोटा राजन। अब वो समय था जब किसी गैंग की पूरी कमान छोटा राजन के हाथों में थी। बड़ा राजन की मौत का बदला लेने के लिए छोटा राजन हाथ धोकर अब्दुल कुंजू के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से अब्दुल कुंजू अपने आप को बचाने के लिए कई गैंग के पास जाता है, लेकिन छोटा राजन की वजह से कोई भी उसे पनाह नहीं देता है। और फिर सभी जगह से हताश होकर अपने आप को बचाने के लिए अब्दुल कुंजू क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाकर कहता है कि बड़ा राजन का मर्डर मैंने ही किया था, और अपना गुनाह कबूल करके अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस इसे जेल में डाल देती है। और जैसे ही छोटा राजन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपना शातिर दिमाग का यूज करके सीबीआई के दफ्तर में तैनात मुंबई पुलिस हवलदारों को रिश्वत देकर अब्दुल कुंजू की इंफॉर्मेशन निकलवाता है। एक हवलदार छोटा राजन को बताता है कि 22 जनवरी 1984 को पुलिस अब्दुल कुंजू को वित्रोली कोर्ट लेकर जाने वाली है। अब छोटा राजन सोचता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अब्दुल ने बड़ा राजन को भी कोर्ट के आगे ही मारा था। हम भी अब्दुल को कोर्ट के आगे ही मारेंगे। लेकिन अब्दुल भी इसी गैंग का आदमी था। उसे अच्छे से पता था कि एक गैंग वॉर किस तरह से सोचता है। अब्दुल अपना शातिर दिमाग लगाता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि वो पुलिस की गाड़ी में ना जाकर खुद की कार में जाएगा, क्योंकि पुलिस की कार में मुझे खतरा हो सकता है। पुलिस इसकी बात मान लेती है और फिर अब्दुल को उसी की व्हाइट एम्बेसडर कार में बैठाकर कोर्ट पहुंचाया जाता है। जब तक कोर्ट में हियरिंग चलती है तब तक छोटा राजन इस बात का पता लगा चुका होता है कि अब्दुल कुंजू खुद की कार में कोर्ट पहुंचा है। इस कार के कोर्ट से निकलते ही छोटा राजन के लोग इस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। अब जैसे ही ये गाड़ी चेंबूर के रेड लाइट पर आकर रुकती है तो वहां पहले से ही छोटा राजन के गैंग के आदमी मौजूद थे, जो अपनी बंदूक निकालकर एक के बाद एक गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट में चेंज हो जाती है तो भाग निकलते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जब छोटा राजन के लोग गाड़ी पर गोलियां दाग रहे थे तो इस बीच में अब्दुल कुंजू और सभी पुलिस वाले कार में अंदर झुक गए थे, जिसके वजह से अब्दुल कुंजू को केवल एक ही गोली लगी थी और वो वहां से भाग निकला था। लेकिन इस पूरे कांड में एक पुलिस वाले की गोली लगने से मौत हो जाती है। इस कांड के लगभग 3 महीने के बाद ही 25 अप्रैल 1984 को फिर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब्दुल कुंजू को लगी गोली के घाव के चेकअप के लिए जेजे अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो छोटा राजन पहले से ही अपने लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। एक व्यक्ति अपने हाथ पर नकली प्लास्टर बांधकर अब्दुल कुंजू के इंतजार में हॉस्पिटल में बैठ जाता है। जैसे ही अब्दुल पुलिस के साथ वहां पहुंचता है, ये व्यक्ति उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब्दुल कुंजू तो अब्दुल कुंजू है, वो फिर बच निकलता है और फिर इस बार पूरी घटना में एक पेशेंट मारा जाता है। अब बड़ा राजन के दाऊद के साथ अच्छे रिलेशंस थे, तो जब ये बात दाऊद को पता चलती है कि बड़ा राजन को मार दिया गया है तो 1984 में मुसाफिर खाना मुंबई में बैठक होती है और इस बैठक में छोटा राजन को दाऊद अपनी गैंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और छोटा राजन दाऊद की गैंग में शामिल होने के लिए हामी भर के अंडरवर्ल्ड के दंगल में कदम रखता है। 1986 का दाऊद के दुश्मन समद खान का मर्डर केस अगर आपको याद हो तो इस मर्डर का मास्टरमाइंड छोटा राजन ही था। ये मर्डर भी बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह ही होता है, जिसमें जब समद खान लिफ्ट से ऊपर से नीचे आता है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो इसे गोलियों से भून दिया जाता है। यही वो केस था जिसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है, यानी कि मुंबई पुलिस एक्टिव हो जाती है और जगह जगह दाऊद को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दाऊद अपना पूरा काम छोड़कर छोटा राजन को सौंपकर मुंबई से दुबई भाग जाता है और दुबई में एक बंगला बनाकर रहने लगता है। इस बंगले को वो व्हाइट हाउस कहता था। अब भाई दाऊद तो दाऊद है, अपने आप को अमेरिका के प्रेसिडेंट से कम थोड़ी समझता था। दाऊद के जाने के बाद 1987 में छोटा राजन को खबर मिलती है कि अब्दुल कुंजू चेंबूर के ही किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। छोटा राजन तुरंत अपनी गैंग के साथ जाता है और अब्दुल कुंजू को गोलियों से भून देता है और फिर बेचारा अब्दुल कुंजू इस बार भागने में कामयाब नहीं हो पाता और मारा जाता है। फिर जब ये केस पुलिस में पहुंचता है तो दाऊद छोटा राजन और छोटा शकील को दुबई बुला लेता है
और दुबई में बैठे बैठे दाऊद इन दोनों की मदद से अपनी गैंग को बढ़ाता है और सभी छोटी मोटी गैंग को अपने में शामिल कर लेता है। 1991 से 1992 आते आते दाऊद की गैंग में लगभग 5000 लोग शामिल हो जाते हैं, जिसमें कराची अंडरवर्ल्ड के साथ साथ सभी मुस्लिम माफिया इनकी गैंग में आसानी से शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इस गैंग का मेन चेहरा दाऊद इब्राहिम था, जो एक मुस्लिम था। और फिर इसी के साथ इनकी ये गैंग दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग बन जाती है। इसी गैंग के दम पर छोटा राजन होटल मालिक, बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे लोगों से पैसे वसूलना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि केवल मुंबई में ही छोटा राजन हर महीने लगभग 70 से 80 लाख रुपए की वसूली करता था और फिर इस पैसे से छोटे मोटे गैंग को खुश करके अपना दबदबा कायम रखता था। लेकिन अब यहाँ होता क्या है कि इस गैंग के कुछ लोग जैसे छोटा शकील, सुनील सावंत उर्फ सौट्या और शरद शेट्टी को छोटा राजन से जलन होने लगती है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अब इन्हें छोटा राजन की परमिशन लेनी पड़ती है। ये तीनों मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके छोटा राजन को दाऊद से अलग किया जाए। इसी बीच 1992 में ही अरुण गवली गैंग के लोग दाऊद इब्राहिम के जीजा और उसकी बहन हसीना के पति इब्राहिम पारकर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को मुंबई भेजता है। तो अब छोटा शकील, शरद शेट्टी और सौट्या को छोटा राजन के खिलाफ कान भरने का मौका मिल जाता है। तो कुछ ही दिनों के बाद ये लोग दाऊद के कान भरने शुरू कर देते हैं और दाऊद से बोलते हैं कि इतने दिन हो गए लेकिन छोटा राजन की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही, आखिर वो वहां कर क्या रहा है? इसने अब तक आपके जीजा के मर्डर का बदला क्यों नहीं लिया? हमें तो ऐसा लगता है कि वो वहां पर अपनी अलग ही गैंग बनाकर काम कर रहा है और पैसे छाप रहा है। और फिर दारू के नशे में दाऊद तुरंत ही रात के 11 बजे छोटा राजन को कॉल करता है और अपडेट लेता है। तो छोटा राजन बताता है कि हमें खबर मिल चुकी है, जिन लोगों ने मारा था वो अभी जेजे हॉस्पिटल में एडमिट है और बाहर पुलिस फोर्स निगरानी कर रही है। मुझे एक अच्छे समय का इंतजार है और उनका खेल खत्म। दाऊद के फोन कट करते ही सौट्या दाऊद को बोलता है कि आप ये काम मुझे दे दीजिए, अभी के अभी मेरे आदमी उसे मार कर आएंगे। वहीं दाऊद इस पर हामी भर देता है। अब इन लोगों के पास अच्छा मौका था दाऊद के सामने हीरो बनने का। और फिर रात के 2 बजे ही सौट्या और शकील अपने आदमियों को जेजे हॉस्पिटल में भेजता है। ये लोग AK-47 लेकर जाते हैं और लगभग 500 राउंड फायर करते हैं, जिसमें दोषियों के अलावा कई मरीज और पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। दोषियों के मरने की खुशी में दाऊद अपने भाई अनीस इब्राहिम के बंगले पर पार्टी रखता है। इस पार्टी में होता क्या है कि शराब के नशे में दाऊद छोटा राजन के सामने सौट्या और शकील की तारीफ कर रहा था और छोटा राजन को बोल रहा था कि जो तुमसे नहीं हो पाया वो इन लोगों ने कर दिखाया। तो छोटा राजन कहता है कि अगर AK-47 से फायरिंग करके कई लोगों की जान लेनी होती तो मैं ये काम कब का कर चुका होता, और ऐसा कहते हुए पार्टी से बाहर निकल जाता है। यह घटना उस समय की है जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। अब क्योंकि दाऊद भी एक मुस्लिम था तो उसे भी बाबरी मस्जिद के गिरने का दुख होता है और वो तुरंत एक मीटिंग रखता है। लेकिन इस मीटिंग में छोटा राजन को नहीं बुलाया जाता। दाऊद इब्राहिम टाइगर मेनन के साथ मिलकर 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट कराता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इनके गैंग में धार्मिक उन्माद शुरू हो जाता है। सभी गैंग मेंबर को हिंदू मुस्लिम की नजर से देखा जाने लगता है, यहाँ तक कि छोटा राजन को भी काफिर बोला जाने लगा। यही वो समय था जब छोटा राजन और दाऊद के रिलेशन में हल्की सी दरार दिखाई देती है। लेकिन इस सब के बाद भी छोटा राजन दाऊद के प्रति लॉयल बना रहा। इसकी ये लॉयल्टी इस बात में देखी जा सकती है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बाला साहब ठाकरे ने दाऊद को देशद्रोही बोला तो छोटा राजन ने कहा कि भाई को ठाकरे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो देशद्रोही है या नहीं। लेकिन जब उसे मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो राजन का खून खौल उठा और उसने दाऊद को बहुत कुछ बुरा भला बोलकर दाऊद का साथ छोड़ दिया और दुबई में दूसरी जगह रहने लगा। अब दाऊद, शकील और सौट्या ये बात जानते थे कि छोटा राजन के पास हमारी सारी जानकारी है, अगर ये हमसे अलग हो गया तो हम फंस जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटा राजन को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन छोटा राजन के वफादार अभी भी दाऊद के साथ ही काम कर रहे थे। तो अचानक एक दिन रात में छोटा राजन के पास फोन आता है कि आपको मारने की प्लानिंग हो रही है।
बेहतर यही होगा कि आप दुबई छोड़कर कहीं और चले जाओ। अब छोटा राजन के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि शकील को उसके सभी ठिकानों के बारे में पता है। तो अपने आप को बचाने के लिए छोटा राजन नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया जैसे एक देश से दूसरे देश घूमता रहा। और इसी बीच इसे पता चलता है कि सुनील सावंत और शरद शेट्टी की वजह से दाऊद और उसके रिश्तों में खटास आई। तो छोटा राजन क्या करता है कि बेल पर बाहर घूम रहे कैदियों के जरिए 1995 में सुनील सावंत उर्फ सोटिया को मरवा देता है। और इसके कुछ ही सालों के बाद 2003 में शरद शेट्टी का भी मर्डर करवा देता है। और जब 2011 में ये इंडोनेशिया में था तो हिंदू न्यूज़पेपर के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की भी हत्या करवा देता है और कहता है कि हद पार कर चुका था जे डे, उसका मरना जरूरी था। दरअसल होता क्या है कि पत्रकार ज्योतिर्मय डे अंडरवर्ल्ड की अंदर की सच्चाइयों के बारे में एक किताब लिख रहे थे, जिसके चलते वो छोटा राजन के विरोधियों से इसकी जानकारी लेने के लिए मीटिंग कर रहे थे। ये बात छोटा राजन को पता चल जाती है, तो छोटा राजन इसे किताब न लिखने के लिए धमकी देता है। लेकिन पत्रकार ने इन धमकियों को सीरियसली नहीं लिया, या कहे नजरअंदाज करते हुए अपना एक लेख छपवा दिया, जिसका शीर्षक था राजन के गुर्गों की तीर्थ यात्रा खत्म। ये खबर सुनते ही राजन आग बबूला हो गया और 11 जून 2011 को ज्योतिर्मय डे की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, छोटा राजन ने दाऊद को मारने का भी प्लान बनाया और उसकी बेटी की शादी में अपने 2 शूटर भेजे और इन दोनों पर पहले से ही आरोप लगे हुए थे, जिसके चलते दाऊद को मारने से पहले ही इन दोनों को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर कई देशों में भटकते हुए जब अक्टूबर 2015 को छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उड़ान भरकर इंडोनेशिया के पर्यटक शहर बाली पहुंचा, तो वहां पर पुलिस द्वारा इसे पहचान लिया गया। इसके पास मोहन कुमार नाम का एक इंडियन पासपोर्ट था। ये खबर सीबीआई को दी गई तो तुरंत ही सीबीआई वहां पहुंच जाती है और छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर 70 केस लगे हुए थे और फिर इन्हीं केसेस में एक केस था 2011 का ज्योतिर्मय डे की हत्या का। इस केस में दिल्ली में सुनवाई चलती है और फिर मई 2018 में छोटा राजन के साथ साथ 9 और लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। ये सजा सुनने पर छोटा राजन कहता है ठीक है, जिसके बाद इसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा राजन की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।